गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आज आपको चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन वीडियो देने जा रही हूँ। तो बच्चों आइए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़। राइट मतलब कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। वित्त से और फाइनेंशियल से आपको क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल तो सबसे पहले दिमाग में जो आने वाली पहली चीज़ है वो है मनी और पैसा। बात समझ में आई आपको? तो यस बच्चों, ये पूरा चैप्टर जो है हम अपने बिजनेस में पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस फाइनेंस इज। ठीक है, व्यवसायिक वित्त क्या होता है? तो देखिए, मनी और फंड्स अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन। जो भी पैसा आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए लगता है उसे कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस। इट इज डिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर बिजनेस को रन करना है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस चलाने हैं, तो आपको इन पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसे कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस। अब इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग फंड्स टू बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड रॉ मटेरियल एंड मेंटेन वर्किंग कैपिटल। तीन चीज़ों पर बात यहाँ पे घूम रही है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, इट विल बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब जो दिखती भी है और जो नहीं भी दिखती है, एंड रॉ मटेरियल कच्चा माल एंड वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल तो आपको समझ में आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स भी आपको समझ में आ रही है। अब बात है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इट इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स जब आप वर्क कर रहे हैं, जब आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको पैसा लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, पूंजी लग रही है, इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए जो है आपको फंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अब ये फंड्स आपको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। Now, financial management includes those business activities that are concerned with acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objective of a business enterprise. Again, we are talking about that कि जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, वो किन चीज़ों से कनेक्टेड होनी चाहिए, जिनसे हम अपना पैसा जो है कलेक्ट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पैसे को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। देखिए बिजनेस कैसे रन किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। तो दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग अ मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। राइट, ठीक है, व्यवसाय यही होता है। ठीक है, अब व्यवसाय, ये बात हमने कर ली, प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ लागत भी हमें लगानी पड़ेगी व्यवसाय में। ठीक है, लागत लगाई आपने, उसके लिए आपने फाइनेंस इकट्ठा किया, जहाँ से भी जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमने 11 चैप्टर में सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। राइट, तो हमने उसे कलेक्ट किया, एक्वायर किया, उसके बाद हम बिजनेस कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पैसा प्रॉफिट के रूप में आया है, अब नेक्स्ट व्हाट, अब इसको क्या करना है, उसे कैसे मैनेज करना है ताकि वो हमारा पैसा एक जगह अटका ना रहे, हमारे पैसे में बढ़ोतरी हो, फाइनेंस में बढ़ोतरी हो। ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसी का मैनेजमेंट हमें यहाँ पर देखना है। ओके, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्स क्या है? तो रिड्यूस
कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड मतलब जो हम फंड्स प्रोक्योर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, रिस्क को अंडर कंट्रोल लाना, achieve effective employment of fund, then ensure availability of sufficient fund while avoiding idle funds। मतलब कि ये तीनों चारों चीज़ों को हमें देखना है। जब हमें पैसे की ज़रूरत है तब हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट के थ्रू होता है। पैसा कितना आया, कितना है, कितना चाहिएगा, कितना रिजर्व में रखना है, कितना रिजर्व में से निकालना है, ये सारी बातें हमें इन डिसीजंस जो अभी आगे हम जाकर के डिसीजंस पढ़ेंगे उन डिसीजंस पे डिपेंड करता है। एक जो कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि हमारी पूंजी की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें इक्विटी का पार्ट कितना होना चाहिए, डेट का पार्ट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, राइट। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ ओनर्स इन द लॉन्ग रन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। इसमें हमें क्या देखना है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट देखना है, राइट। वही बार बार हम बात कर रहे हैं कि हम पूंजी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओनर ऑफ अ कंपनी आर द शेयर होल्डर्स, यस ऑफ कोर्स। जैसा कि हमने हमारे इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोज हु आर परचेसिंग इक्विटी शेयर्स, जो भी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, तो as per our financial management language you can say the equity shareholders are known as owner of the company, only known as right, because they are having a voting rights, ठीक है। तो उन्हें जो है ओनर माना जाता है कंपनी का। तो अब यहाँ क्या बात आ रही है? ओनर ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। The term wealth refers to wealth of owners as reflected by the market price of their share. The market price of share is linked to three basic financial decisions, that is investment decision, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन पर हमको चर्चा करनी है आगे। तो बात ये हो रही है कि हम जैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स है, इफ वी आर इन अ कंपनी, वी आर रनिंग अ कंपनी, तो फ्रॉम वेयर वी आर कलेक्टिंग आवर फंड्स और फ्रॉम वेयर आवर सोर्सेज ऑफ फंड्स आर अवेलेबल। तो ऐसा है कि जैसे कंपनी है तो कंपनी जो है जब रजिस्टर्ड की जाती है तो उसके तीन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी, व्हाट द कंपनी इज डूइंग इन प्रॉस्पेक्टस, वो अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स को इशू करती है मार्केट में। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस हियर? इट इज नोन एज, इट इज एन इन्विटेशन और ऑफर गिवन टू द पब्लिक, राइट। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है थ्रू प्रॉस्पेक्टस, तो जो है पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। कंपनी ने शेयर बेचे, पब्लिक ने शेयर खरीदे, ठीक है। तो जो पैसा शेयर बेचने से आया है, इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर डूइंग अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, राइट। इन पैसों से कंपनी बिजनेस रन करती है, ठीक है। अब जो है इसमें फिर दो चीज़ें आती है। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जो इक्विटी शेयर खरीदता है, दे आर नोन एज द, व्हाट आई सेड बिफोर, द ओनर ऑफ द कंपनी, ओके, नोन एज द, नॉट द ओरिजिनल वन, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, उनका जो जैसे एक उनको जो रिटर्न मिलता है, ठीक है। वाई वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या कर रही है पब्लिक? शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी कंपनी के ऊपर। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है तो कंपनी जब डिविडेंड्स बांटती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड जो होते हैं वो एक प्रॉफिट के पार्ट होते हैं जिसको कंपनी अपना प्रॉफिट होने के बाद अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका जो रिटर्न है वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा तो उसका इतना % उनको दिया जाएगा। बट शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको सारी चीज़ें जब मतलब कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट होता है तो सारा खर्चा वर्चा निकाल करके सब सैलरी वगैरह प्रोवाइड करके जो भी एक रिजर्व फंड में पैसा डाल के जितना भी पैसा फिर बचता है उनके पास they are distributing in equity shareholders, that it is known as a dividend। आई बात समझ में। तो अब क्या है, ये सारा मैनेजमेंट है ना, कि इन्वेस्टमेंट कब लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब लेना है, फाइनेंसिंग डिसीजन कब लेना है, राइट। और थर्ड वन इज अवर डिविडेंड डिसीजंस कब लेना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड, ये इतना आपको मैंने क्यों बताया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल के बारे में, बिकॉज वी आर हैविंग टू टेक दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनेंसिंग कंडीशन अवर, ठीक है। तो अब देखते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल इंक्रीज इफ बेनिफिट्स फ्रॉम अ डिसीजन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो देखिए क्या कंडीशन है, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल इंक्रीज, कब बढ़ेगा, इफ बेनिफिट्स फ्रॉम अ डिसीजन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। जो कॉस्ट लगी है, जो लागत हमारी लगी है और उसका बेनिफिट जो है वो हमारे कॉस्ट से ऊंचा है, ज़्यादा मिला है हमें, तो वहाँ पर जो है शेयर के प्राइजेस बढ़ने का जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर इन द लॉन्ग रन, यस ऑफ कोर्स। इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ अ फर्म। और मतलब अगर आपके, देखिए सबसे ऊंची पहचान है, अगर आपके कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं मतलब आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, तो आपको जो है आपके फंड्स बहुत सोच समझ करके अब मतलब बढ़ाना है। कौन से डिसीजन आपको लेना है ये आपका कंपनी का पिन पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इस पर आपको पूरा रिसर्च करके इक्विटी डेट रेशियो सारे पर एक रिसर्च करके कैपिटल स्ट्रक्चर पर आपको अपना डिसीजंस लेने होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस। तो देयर आर 3 decisions I told you before also, that is investment decision, financing decision and dividend decision, in which we are talking about in investment decision capital budgeting and working capital, in financing decision equity debt ratio, financial institutions, and dividend decision retain earning and distribution of dividends, ठीक है। तो investment decision, every company is required to take 3 main financial decisions which are as follows। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अभी हमने बात करी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड कैन बी पुट टू अल्टरनेट यूज, अ फर्म मस्ट चूज वेयर टू इन्वेस्ट सो एज टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। ये बात अभी हम कर चुके हैं। इस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू डिसीजन अबाउट हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स, दैट इज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। आपको अश्योर करना पड़ेगा कि हम एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज अ कंपनी। हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए जो प्रॉफिट हमें हुआ है उस प्रॉफिट को हमें आगे बढ़ाना है, हमारी वेल्थ को इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है। तो हमें देखना, डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हमको किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हैज़ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा उसमें, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन दैट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। इसमें देखिए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। फैक्ट क्या क्या चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है अफेक्ट करती, तो फर्स्ट वन इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब किस फ्लो में आपके पास कैश आ रहा है, मतलब जो आप डे टू डे रूटीन में वर्कआउट कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस के, तो आपका कैश फ्लो कितना है उस पर डिसाइड रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है,
ठीक है, द सीरीज ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी कंसिडर्ड एंड एनालाइज फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल। रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पर आपको कितना रिटर्न, कितने % आपको रिटर्न मिल रहा है, उस पर आपको पहले रिसर्च करनी रहेगी, देन उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना रहेगा। देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। This involved calculation regarding investment amount, interest rate, cash flows, rate of return, etc. Now we are going to take financing decision. इसमें देखिए there are decision, quantum of finance or composition of funds from various long term sources. Short term equals to working capital, financial management. ठीक है, इसमें वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी, डेप्ट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, फर्म नीड्स अ जुडिशियस मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। अभी हम लोगों ने बात करी कि हमें इक्विटी का कितना अमाउंट लेना है और डेप्ट का कितना अमाउंट लेना है, ठीक है, उस पर हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन डिपेंड करता है। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट, द चीपेस्ट सोर्स शुड बी सिलेक्टेड। जो हम जैसे हम अपने फंड्स रेज करते हैं तो उसमें हमें खर्चा भी लगता है, तो ऐसे कॉस्ट को हमको देखना है जिसमें हमें ज़्यादा खर्चा ना लगे, ऐसी सोर्सेज को हमें सिलेक्ट करना है। फिर वही चीज़ हमें रिस्क देखनी है कि हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें कितनी रिस्क है। जिसमें कम रिस्क रहेगी और रिजल्ट्स रिटर्न अच्छे रहेंगे उसको रिसर्च करके हमें वो वाला चीज़ फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है। हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहेगी, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है, अंडरराइटर। ये जो हमें ऐसा है कि हम कोई चीज़ इशू करते हैं तो उसमें ये सारे लोग भी बीच में रहते हैं, इंटरमीडियरीज रहते हैं, लाइक जैसे हमने ब्रोकर्स की बात करी, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसमें भी जो हमारी पब्लिक है वो ब्रोकर्स के थ्रू हमारे शेयर्स खरीदते हैं, तो हमें उनको भी जो है कमीशन एंड ऑल देना पड़ता है, तो इट इंक्लूड्स इन फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट, तो उसका पैसा भी हमें ऐड उसमें करना रहता है। देन कैश फ्लो क्या है, वापस वही बात, कंट्रोल कंसिडरेशन कैसा है, कैपिटल मार्केट हमारा कैसा है, राइट, देन पीरियड ऑफ फाइनेंस कितना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा जो फाइनेंस डिसीजन किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। तो डिविडेंड तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रॉफिट कंपनी को होता है और आखिरी में जो बचता है प्रॉफिट का पार्ट, उसको हम लाभांश बोल सकते हैं, उसको हम जो है हमारे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि हमें कब बांटना है, क्या करना है। देखिए, जब आप एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम बहुत डिविडेंड बांटते हैं तो ऐसे कौन सी कंडीशन होती है जब हम ज़्यादा डिविडेंड बांटते हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हम कम डिविडेंड बांटते हैं। ये दो प्रकार की ऐसी कंडीशंस रहती है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी देखिए, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स, दैट इज द शेयर होल्डर्स। इट रिजल्ट्स इन करंट इनकम फॉर द शेयर होल्डर, ये भी हमने बात करी। रिटेन अर्निंग इक्वल्स टू प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट kept in that is reinvested in the business for the business। देखिए, रिटेन अर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ पैसा जो है प्रॉफिट का हम रिजर्व फंड में रख लेते हैं। जो पैसा हमने रखा वो जो हमारी अर्निंग है उसके बहुत सारे नाम हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब हम उस रिटेन अर्निंग मतलब वो अर्निंग का हम वापस से हमारे बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो इसके काफ़ी सारे नाम है जो आपको याद रखने हैं कि किस समय उस पैसे को क्या बोला जाता है, right? Dividend decision whether to distribute earning to shareholder as dividend or retain earning to finance long term profit of the firm must be done keeping in mind the firm's overall objective of maximizing the shareholders wealth। मतलब कब हमें जो है डिविडेंड ज़्यादा बांटने हैं और कब हमें उसे रिटेन अर्निंग के रूप में रखना है। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो हम
ये काम कर सकते हैं कि हम डिविडेंड कम बांटे और रिटेन अर्निंग में पैसा रखें और उन पैसे को प्रोजेक्ट्स पूरे करने में काम में ले सकें। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है और हमारे पास पैसा भरपूर है, तो हम उस समय पे डिविडेंड्स ज़्यादा बांट सकते हैं, जो इसमें हमारी गुडविल भी, देखिए जितने डिविडेंड्स आप बांटोगे एक गुडविल पॉइंट आ जाता है, वहाँ पे हमारी ख्याति का, रेपुटेशन का पॉइंट आ जाता है कि हमारी गुडविल बहुत मतलब इम्प्रूव होती है। जब हम कहते हैं कि ये कंपनी शेयर जो है शेयर होल्डर्स, इसकी शेयर होल्डिंग अच्छी है और जो ये डिविडेंड्स अच्छे देती है, तो लोग आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग करेंगे। राइट नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीजंस पर अफेक्ट करते हैं? यस ऑफ कोर्स, अर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितने बांट सकते हो। कंपनीज हैविंग हाई एंड स्टेबल अर्निंग कुड डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पेस्ट अर्निंग्स। राइट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, कंपनीज जनरली follow the policy of stable dividend. The dividend per share is not altered and change in case earning change by small proportion or increase in earning is temporary in nature। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है डिविडेंड में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पर शेयर पर आप अपने जो है चेंजेस लेकर के आए, एक एक शेयर पर नहीं, ये लॉट्स पर जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, growth prospects, in case there are growth prospects for the company in the near future, then it will retain its earning and thus no or less dividend will be declared। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको लग रहे हैं, तो आप रिटेन अर्निंग रखिए ज़्यादा और डिविडेंड कम बांटिए, ताकि आप आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। कैश फ्लो पोजीशन, किस प्रकार से आपकी कैश फ्लो पोजीशन है वो भी डिपेंड करता है। प्रेफरेंसेस ऑफ शेयर होल्डर, आपके शेयर होल्डर क्या प्रेफर कर रहे हैं। व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट डिविडेंड द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। इन केस शेयर होल्डर्स डिजायर फॉर डिविडेंड then company may go for declaring the same। and what will be your taxation policy? yes of course, taxation policy क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड्स कितने क्या देने हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनीज विथ लार्ज रिजर्व में ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस एज इट सिग्निफाइज ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड इनहेंसेस इट्स रेपुटेशन ऑल्सो। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है हमारे सामने, तो वो जो है बोनस शेयर भी इशू करती है, ताकि हमारे पास हमारे मतलब वेल्थ पैसा ज़्यादा आए, जिससे कि हम हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर सके। लीगल कंस्ट्रेंट्स, यस ऑफ कोर्स, लीगल कंस्ट्रेंट्स को भी आपको वैधानिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करने हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑफ कोर्स, कुछ भी आपको ये मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग ही होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वी हैव टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द, यस, वो बताता है जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको मालूम पड़ता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय whom it is to be done, राइट, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग के दौरान करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। ये जो बातें हम अभी पहले कर चुके हैं, यही सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। एक बार आप अच्छे से देखिए इन पॉइंट्स को, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल गिव यू एन आंसर्स, ओके। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट राइट टाइम। प्लानिंग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ से हम कैसे फंड्स अवेलेबल करवा सकते हैं सही समय पर। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरीली, यस ऑफ कोर्स, प्लानिंग में आप जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं प्रॉपरली, कि जो चीज़ें काम की नहीं है उनको वहाँ से हटा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपके फाइनेंशियल फंक्शंस का, तो आप उसकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को भी प्रॉपरली
दे सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर फ्यूचर, दस न्यू प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन स्मूथली। It attempts to achieve a balance between inflow and outflow of funds. Adequate liquidity is ensured throughout the year. Liquidity means the cash in hand. तो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास एडिक्वेट पैसा रहेगा उस काम को करने के लिए। It serves as the basis of financial control. The financial management attempts to ensure utilization of funds in tune with the financial plans. Now we are talking about the capital structure. As I told you before also, इसमें पूरा इक्विटी और डेट का रेशियो है कि आपको बनाना है। जब आप कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, जो ढांचा रहेगा आपकी पूंजी का, वो उसमें इक्विटी फंड्स कितने रहेंगे एंड जो है डेट फंड कितने रहेंगे, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके जो है डिसाइड करना पड़ेगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाली चीज़ें क्या है, तो यस कैश फ्लो पोजीशन, जैसे कि हमने कैश फ्लो का मतलब ऊपर समझ ही लिया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत बड़ी चीज़ है। हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच इज़ कैलकुलेट एज फॉलोज। EBIT आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। देन डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जैसा कि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, वहाँ पे आपको डेब्ट सर्विस का ये बेटा ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूलेज, एक बार ये फॉर्मूलेज याद हो गए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जानी है कुछ भी कैलकुलेशन करने में। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उस पर आपको प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर कि उसमें हमें अज्यूम करके रिटर्न निकालने पड़ेंगे कि इतने रिटर्न हमें मिलेंगे, तब जाके तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना रहेगा, टैक्स रेट कितना रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क एंड कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर देखा। इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर। जो भी डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।